प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उससे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या, और वितरण का मतलब है कि लोगों का निवास स्थान कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है तो क्यों, कारण है, कौन से फैक्टर है जो उनको प्रभावित कर रहे हैं। घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि किसी एक नगर में या किसी एक गांव में या शहर में जनसंख्या अधिक निवास क्यों कर रही है, वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने हज़ार लोग रह रहे हैं, या 100 संख्या में रह रहे हैं या कम रह रहे हैं, आदि के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। उनमें हम पहला जो कारक होता है भौतिक कारक, दूसरे जो कारक होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक, और तीसरे जो कारक होते हैं जनसांख्यिकी कारक। तो भौतिक कारकों में हम देखते हैं जलवायु, क्लाइमेट है, स्थलाकृति है, मृदा है, वनस्पति है, खनिज है और जलाशय है। तो ये जो भौतिक कारक है वो जनसंख्या को या उसके वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जो जलवायु होती है, जलवायु किसी क्षेत्र में मानव निवास के लिए या उसके स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है जो मानव निवास को प्रभावित करती है। क्योंकि आदर्श जो जलवायु होती है वो मानव निवास के लिए अनुकूल मानी जाती है, जबकि उष्णाद्र जलवायु है, उष्ण जलवायु है, वो है जो मानव निवास के लिए कम अनुकूल देखी जाती है। तो ये हम देखते हैं कि जहाँ पर आदर्श जलवायु पाई जाती है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो आदर्श जलवायु है, मॉडरेट जलवायु है, तो वहाँ पर लोगों के निवास ज़्यादा करते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। इसी तरह से हम देखें जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं वो उष्णाद्र जलवायु वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर तापमान और आर्द्रता अधिक होती है, वर्ष भर अधिक वर्षा होती है, तो वो मानव निवास के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। तो अगर हम देखें विश्व को कि विश्व में जो जनसंख्या जो निवास जो क्षेत्र होता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य ज़्यादा देखा जाता है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या का निवास वहीं पर दुनिया में देखा जाता है। अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों बीच वाला जो क्षेत्र होता है, और उसमें भी 40 से 50 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वो जनसंख्या की धुरी मानी जाती है, यूरोपीय जनसंख्या की। तो जलवायु जो होती है वो किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। दूसरा जो कारक होता है भौतिक कारकों में वो है स्थलाकृति, टोपोग्राफी जिसको हम कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि की स्थिति देखी जाती है। यानी दुनिया में जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का निवास कम है, और जहाँ जो मैदानी क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या का निवास अधिक पाया जाता है। अब टोपोग्राफी की बात हम करते हैं, पर्वत और मैदान की बात करते हैं, तो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वो मानव निवास के लिए ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र होते हैं उपजाऊ मिट्टी से बने हुए होते हैं, कृषि की क्षमता ज़्यादा होती है, वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वहाँ लोगों का निवास स्थान अधिक होता है, क्योंकि लोग मैदानी क्षेत्रों में आसानी से आवागमन कर सकते हैं, या अन्य जो मानव जीवन को जो चलाने वाली जो गतिविधियां है वो आसानी से मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है, इसलिए मैदानों को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इसके विपरीत जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ऊंचे क्षेत्र होते हैं, कहीं पर सघन वनस्पति होती है, कहीं पर मिट्टी की परत कम होती है, कहीं ऊंचे पर्वत, बंजर पर्वत होते हैं, तो वहाँ पर आवागमन की सुविधा भी नहीं हो पाती है, कृषि के लिए या मानव गतिविधियों के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होता है, इसलिए मानव निवास कम पाया जाता है। यहाँ वहाँ जनसंख्या जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसी तरह से हम देखें तो मृदा है, यानी सोइल जो होती है वो होती है मानव जीवन का एक आधार मानी जाती है। जो मिट्टी होती है उसको मानव जीवन का आधार मानते हैं, क्योंकि वो मानव
सभ्यता के विकास के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो मृदा जो होती है, किसी भी क्षेत्र में अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ पर कृषि भी आसानी से हो सकती है, या उपजाऊ मिट्टी में जो वनस्पति होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है, या घास जो क्षेत्र होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ अन्य जो गतिविधियाँ होती है उनकी क्षमता अधिक होती है, तो लोगों के ज़्यादा भरण पोषण की क्षमताएँ हो सकती है। तो इस कारण से भी मैदानी क्षेत्रों में या अच्छी उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या वितरण और घनत्व का संकेंद्रण या अधिक देखने को मिलता है। अब होता है वनस्पति की हम बात करते तो वनस्पति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है, यानी कि अच्छे किस्म के वृक्ष है या मूल्यवान या इमारती जो लकड़ी वाले जो वन क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या का निवास अधिक है। जैसे हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो टैगा वन जो प्रदेश है वो वन अधिक मूल्यवान या अधिक उपयोगी होने के कारण उस क्षेत्र में वनों पर आधारित जो इंडस्ट्री विकसित हुई है, वनों पर आधारित जो गतिविधियाँ हो रही है, तो इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या वितरण और घनत्व भी अधिक अपन देख सकते हैं। अगला जो फैक्टर अपन देखते हैं, जो खनिज जो संसाधन होता है या मिनरल्स होता है वो किसी भी क्षेत्र की औद्योगिक गति या औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख आधार होता है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है विशेषकर लोहा इस्पात इंडस्ट्री देखिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देखिए या अन्य कोई भी जो उद्योग इंडस्ट्री होती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो मुख्य रूप से खनिज होता है। और जहाँ पर खनिजों की मात्रा अधिक होती है या मूल्यवान खनिज मिलते हैं वहाँ पर जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों ही अधिक देखे जाते हैं। अब अपन उदाहरण के तौर पर देखें तो ऑस्ट्रेलियाई जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सोने की जो खानें हैं, जलवायु आदर्श नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पर लोगों का निवास है क्योंकि मूल्यवान खनिजों की उपलब्धता है। इसी तरह एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे जो क्षेत्र है वहाँ पर तांबे खनिज की उपलब्धता के कारण भी उस क्षेत्र में जनसंख्या का निवास अधिक देखा जाता है या उन पर घनत्व दूसरे क्षेत्रों की बजाय वहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। अगला जो फैक्टर आता है जलाशय। जल मानव जीवन का आधार है या जल ही जीवन है। हम देखते हैं कि जहाँ पर जल की उपलब्धता है, क्योंकि जल कृषि हो, उद्योग हो या अन्य जो भी घरेलू उपयोग के लिए हो या अन्य किसी भी मानव की गतिविधियों के लिए जल होता है, एक प्रमुख आधार होता है या महत्वपूर्ण कारक होता है। क्योंकि जल के बिना सब शून्य है, यानी जल के बिना इस धरातल पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जल ही कृषि का आधार होता है, जल ही वनस्पति का आधार है, जल ही इंडस्ट्री का आधार है, जल ही मानव जीवन की गतिविधियों का प्रमुख आधार होता है। जहाँ पर स्वच्छ जल, मीठा जल या जल की आसानी से उपलब्धता हो जाती है वहाँ पर लोगों का निवास या जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। अगर हम दुनिया के जितने भी पुराने शहर या प्राचीन जो नगरों का जो विकास हुआ है वो जल के समीपवर्ती क्षेत्रों में या नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ है, इसलिए नदियों को मानव सभ्यता का एक केंद्र भी माना जाता है। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला जो दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, और इसमें भी पहला है आर्थिक तंत्र आता है। यानी कि आर्थिक तंत्र का मतलब होता है मानव के व्यवसाय, यानी मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी व्यवसाय करता है। और आधुनिक काल में किसी भी राष्ट्र या उसकी शक्ति जो होती है वो आर्थिक तंत्र ही होता है। वो जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है, क्योंकि जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होगी वो मानव आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं, और क्योंकि वो अधिक लोगों के भरण पोषण करने की क्षमता रखता है, लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो जहाँ पर आर्थिक तंत्र विकसित है, मजबूत है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण और घनत्व अधिक देखने को मिलता है। नगरीकरण, नगरीय जो क्षेत्र होता है, नगरीकरण का पहले भी अपन ने पढ़ा है कि नगरीकरण वो होते हैं जहाँ पर भूमि उपयोग में जो परिवर्तन होता है द्वितीयक व तृतीयक कार्य क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। तो नगरीकरण लोगों के रोजगार के आकर्षण के केंद्र होते हैं, शिक्षा के आकर्षण केंद्र होते हैं, चिकित्सा के आकर्षण केंद्र होते हैं, मनोरंजन के आकर्षण केंद्र होते हैं। यानी जो नगरीय क्षेत्र होता है वो एक तरह से वो मानव की जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या जो दैनिक आवश्यकताएँ होती है उनकी सुविधाओं का एक आकर्षण केंद्र होता
होता है। इस कारण विश्व के सभी जो नगर है वहाँ पर जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों ही अधिक देखने को मिलता है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व होता है वह विश्व के नगरीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। तकनीकी विकास, जिन क्षेत्रों में तकनीकी विकास अधिक हुआ है वह आर्थिक तंत्र का विकास अधिक हुआ है और नगरीकरण अधिक हुआ है, इस कारण से वितरण और घनत्व अधिक देखने को मिलता है। दुनिया के जितने भी विकसित देश है वहाँ पर आर्थिक तंत्र बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण और घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। अनडेवलपमेंट कंट्री की तुलना में डेवलपमेंट कंट्री में ये जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला एक मेन फैक्टर तकनीकी विकास भी है। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की जो सुविधाएं होती है, यानी मनुष्य अपना निवास वहाँ बनाना चाहेगा जहाँ अभिगम्यता एक्सेसिबिलिटी होती है वो आसानी से उनको मिल जाए या प्रोवाइड हो जाए। तो जिन क्षेत्रों में आवागमन के साधन या जो मार्ग होते हैं अगर वो अच्छे हैं तो वहाँ पर है जो लोगों का निवास या घनत्व अपने को अधिक देखने को मिलता है। तो परिवहन के आधार पर दुनिया में कई नगरों का विकास हुआ है और उन क्षेत्रों में भी वितरण घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है तैयार माल या कच्चे माल के आवागमन के लिए, तैयार माल को मार्केट में ले जाने के लिए भी अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है। लोगों की दैनिक जीवन में जो गतिविधियाँ होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कारण से जनसंख्या का वितरण घनत्व भी एक प्रभावित करने वाला फैक्टर माना जाता है। सामाजिक जो संगठन होते हैं, सोशल संगठन होते हैं जो आजकल बड़े ही अपन देखते हैं कि एक साइलेंट रूप से जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक देखे जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना जो निवास है वो अपनी कम्युनिटी या अपने समान या अपने क्षेत्र के लोगों के पास निवास करना पसंद करता है। विशेषकर भारत में देखें तो भारत में अधिकांश गांव या नगरों में कई कॉलोनियों का विकास है, जाति आधारित है या धर्म के आधार पर ही गांवों का विकास, जाति आधार पर गांवों का विकास देखने को मिलता है। तो सामाजिक संगठन होता है यानी कि एक धर्म के समूह या एक वर्ग के समूह एक जगह निवास करना पसंद करते हैं। तो ये एक सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करते हैं। फिर होता है राजनीतिक कारक। ये कारक ही आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाता है कि एक सरकार की क्या नीतियाँ या पॉलिसी रही होती है कि वो भी जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करती है। यानी कि जो दुनिया के ऐसे कई क्षेत्र है जो आजकल युद्धग्रस्त क्षेत्र है, तो वो एक राजनीतिकरण से तनाव जहाँ पर होता है या राजनीतिक रूप से कई तरह के हिंसा या आंदोलन होते हैं तो वहाँ से जनसंख्या का माइग्रेशन हो जाता है दूसरी जगह पर। और सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ भी होती है कि जो अनडेवलपमेंट क्षेत्र है वहाँ पर बहुत तेज़ गति से अपनी एक नीतियों के तहत डेवलप करती है, तो लोगों को आकर्षण का केंद्र भी वो क्षेत्र बनाती है। तो ये अपन देखते हैं कि दुनिया में जितने भी युद्धग्रस्त क्षेत्र हुए हैं वहाँ पर राजनीतिक कारकों के कारण हुआ हो या अन्य कारणों के कारण हुआ हो तो वहाँ पर जनसंख्या वहाँ से माइग्रेशन करती है, दूसरी जगह चली जाती है। ईरान, इराक, सीरिया वगैरह अपन देखते हैं। इसी तरह से जो दुनिया के या अपन देखते हैं जैसे भारत में एक छोटा नागपुर का पठार है और खनिज संसाधन का भंडार था लेकिन अनडेवलपमेंट था और सरकार की राजनीतिक इच्छा दृष्टि से वहाँ पर एक नियोजित तरीके से डेवलपमेंट किया गया और लोगों को वहाँ पर निवास के लिए आकर्षित किया गया। तो सरकार की भी कई पॉलिसियाँ होती है जनसंख्या। अपन इंदिरा गांधी कैनाल को अगर अपन देखें कि थार के मरुस्थल में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इंदिरा गांधी कैनाल का विकास किया गया और लोग हैं जो मरुस्थल की ओर आकर्षित हुए। यानी कि थार के डेजर्ट में अपन देखें कि वहाँ पर खनिजों का एक निरीक्षण किया गया और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही वहाँ पर एक सर्वे किया गया और लोगों का मतलब आज थार का मरुस्थल में पेट्रोलियम वगैरह या कृषि की अनेक सुविधाएं जुटाई गई जिससे लोगों का निवास हो रहा है। तो राजनीतिक शक्ति भी एक अपना एक फैक्टर होता है। फिर होता है जनसांख्यिकी कारक होता है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक
वृद्धि दर को निर्धारित करती है, जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो प्राकृतिक जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, तो स्वाभाविक है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी, तो जनसंख्या जो वितरण घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। इसी तरह से प्रवास होता है, माइग्रेशन जो होता है वह भी जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करता है। यानी कि आर्थिक तंत्र होता है, नगरीयकरण है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये आदि जो सुविधाएं होती है वो जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र में अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रमुख फैक्टर होती है। इस कारण से लोगों का प्रवास होता है, यानी अनडेवलपमेंट क्षेत्र से डेवलपमेंट क्षेत्र की ओर लोगों का प्रवास होता है, गाँवों से नगरों की ओर लोगों का प्रवास हो रहा है, और विकसित देशों में अविकसित देशों से लोगों का प्रवास हो रहा है। तो प्रवास जो होता है किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाला फैक्टर भी देखा जा सकता है। अपन देखते हैं दुनिया के जो जैसे मध्य एशिया है, ईरान, इराक, सीरिया, इन जो क्षेत्रों में जो राजनीतिक रूप से जो तनाव हुआ है या जो युद्ध हुआ है, या अफगानिस्तान वाली स्थिति देखें या आतंकग्रस्त जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अपन देखें तो लोग हैं जो प्रताड़ित होकर वहाँ से माइग्रेशन करते हैं और दूसरे जहाँ पर उनको सुविधाएं मिल जाती है या उनके अनुकूल जो निवास स्थान होता है वहाँ पर जाना पसंद करते हैं रहना। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि प्रवास जो होता है, माइग्रेशन जो होता है वह भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा है जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।